ठीक है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? वो प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट नेचर। बेटा ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, दोज प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट द नेचर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, एक्सेट्रा। बेटा देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में हमने पढ़ा कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ आइंस। नेचर ऑफ आइंस तो नहीं पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ आइंस पढ़ा था, नेचर ऑफ आइंस तो नहीं था उसमें। क्या चीज? हाँ ये ठीक है बेटा, तो वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या कहलाती हैं? कॉलिगेटिव। तो बेटा ऐसा नहीं है कि अगर आयरन के आयंस होंगे, यानी कि मेटल में कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है आयरन से, लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता कि कॉपर आयंस की कंडक्शन आयरन के आयंस से ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा सॉल्यूशन में नहीं होता। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। अब आयंस आयरन के हो, कॉपर के हो, सिल्वर के हो, किसी के भी हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल इसी तरह बेटा बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये आपको पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है सॉल्यूशन। एक प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट और उसी में जैसे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अगर मैं उसके अंदर कुछ डिसॉल्व कर दूंगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान में रखिए। जिस तरह सॉलिड के बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि सॉलिड को, जब सॉलिड में कोई इम्प्योरिटी शामिल की जाती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन में अगर कोई इम्प्योरिटी शामिल करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है, और 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स चेक किए। ठीक है भाई, 1 लीटर प्योर वाटर लिया, उसमें 1 मोल ग्लूकोज डाला तो 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन बन गया। एक और बीकर में 1 लीटर प्योर वाटर लिया और उसमें 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया तो 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, फिर हमने दोनों को बॉइल किया और बॉइलिंग पॉइंट चेक किया तो पता ही चला कि 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो था ना, वो आया 100.05 और इसका आया 100.10। यानी कि इसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ 0.05 डिग्रीज का और इसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ 0.1 डिग्रीज का। तो अब जब दोनों 1 मोलर सॉल्यूशन है तो NaCl के सॉल्यूशन में ज्यादा इंक्रीज क्यों हुआ? डबल इंक्रीज हुआ ना। 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट 0.05 डिग्री बढ़ गया। भाई 100 तो प्योर वाटर का होता है, 100.05 आ रहा है, इसका मतलब 0.05 डिग्री बढ़ गया। और 100 प्योर वाटर का होता है, अगर 100.10 आ रहा है तो इसका मतलब 0.10 डिग्री बढ़ गया। तो देखा जाए तो NaCl सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हुआ वो ग्लूकोज सॉल्यूशन से डबल है। हालांकि है दोनों 1 मोलर, भाई 1 मोल में दोनों के पार्टिकल 6.02 एक्सपोनेंट 23 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का इजाफा हुआ और 6.02 एक्सपोनेंट 23 NaCl के। फिर NaCl में ज्यादा इजाफा क्यों हुआ? NaCl आयोनाइज हो जाता है और सॉल्यूशन पानी के अंदर जाके जब आयोनाइज होगा तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम आयन अलग हो गए, 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्लोराइड आयन अलग हो गए,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, है ना भाई। ग्लूकोज तो आयनाइज नहीं होगा, उसके मॉलिक्यूल्स तो 6.0 टू एक्सपोनेंट 23 रहेंगे, लेकिन NaCl आयोनाइज होने की वजह से जब आयंस अलग अलग हो जाएंगे तो पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे। इस वजह से, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं करता, तो क्योंकि NaCl में पार्टिकल्स डबल हो गए इसलिए उसके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा भी डबल हुआ। बेटा ये बात सबको समझ में आई है भाई? बताइए बेटा, ये बात समझ में आई सबको? अच्छा, वेपर प्रेशर में डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर में डिक्रीज होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप इनवर्स है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड से ज्यादा होता है, तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? कम। और उसमें भी यही वाली बिल्कुल बात फॉलो होगी। जब मैं जो बात मैंने बॉइलिंग पॉइंट की बताई उसी को उल्टा करके अप्लाई कर दो वेपर प्रेशर पे, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, तो ये हो गई कॉलीगेटर प्रॉपर्टीज। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस, ठीक है बेटा, जिसमें आयंस मूव टू इलेक्ट्रोड्स एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मैं जिस तरह से डेफिनेशन लिख रहा हूं वो अलग है। जाहिर बेटा रटी रटाई डेफिनेशन नहीं चाहिए, अच्छा कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। तो जो अल्फाज हैं इन पे जरा गौर करें। बेटा आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं नेगेटिव कैथोड की तरफ, नेगेटिव आयंस मूव करते हैं पॉजिटिव एनोड की तरफ। और जब ये आयंस इलेक्ट्रोड्स पर पहुंच जाते हैं, पॉजिटिव आयन कैथोड पर पहुंच गए, नेगेटिव आयन एनोड पर पहुंच गए, तो उनमें केमिकल चेंज आता है। और वो केमिकल चेंज क्या है कि आयंस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होकर न्यूट्रलाइज होता है, नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एंड दिस इज केमिकल चेंज। तो बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल चेंज, दैट इज द केमिकल चेंज। तो जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी गुजार रहे होते हैं तो आयंस मूव करते हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव आयन नेगेटिव कैथोड की तरफ, नेगेटिव आयन पॉजिटिव एनोड की तरफ। और जब आयंस इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचते हैं तो उनमें क्या आता है? केमिकल चेंज। और वो केमिकल चेंज क्या है कि ये आयंस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल चेंज प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। अब बेटा हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन है। और ये बात मैं फर्स्ट ईयर में भी बताता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस का सही कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है ही। कैम्ब्रिज के अंदर ओ लेवल में इलेक्ट्रोलिसिस इंटर से ज्यादा टफ है, ए लेवल की तो बात ही नहीं करते, पूरा प्रॉपर वे है। हमारे यहाँ तो बस एक ही तरह से बताया जाता है, हालांकि मोल्टन सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलिसिस अलग है। मोल्टन सॉल्ट्स में सिर्फ सॉल्ट आयंस को कंसीडर किया जाता है, तो वो तो सिंपल है जैसा हम पढ़ते हैं। सॉल्यूशंस के अंदर 4 आयंस को कंसीडर किया जाता है, 2 सॉल्ट के आयंस और 2 पानी के आयंस, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब जब 2 पॉजिटिव आयंस हैं, जैसे अगर मैं कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें 2 पॉजिटिव आयन होंगे कॉपर आयंस और H पॉजिटिव आयंस, 2 नेगेटिव आयंस होंगे क्लोराइड आयंस और OH नेगेटिव आयंस। तो बेटा ये कंपीट करता है, दोनों पॉजिटिव आयंस कंपीट करता है, दोनों में से कोई एक पहुंचता है कैथोड पे, दोनों नहीं। ऐसे ही 2 नेगेटिव आयन में से एक पहुंचता है एनोड पे, दोनों नहीं। नेगेटिव आयंस का फिर इतना मसला नहीं है, पॉजिटिव आयंस के बारे में बाकायदा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज का, उसमें जो नीचे होता है वो जाता है,
जो ऊपर होता है वो नहीं जाता, जो नीचे होता है उसमें रिड्यूस होने की ज्यादा टेंडेंसी होती है। ज़ाहिर है पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होता है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होते हैं उनमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा जाते हैं और ज्यादा। अब ये मैंने बता तो दिया आपको, कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन हमारे सिलेबस में इस तरह है नहीं, और है नहीं तो ज़ाहिर है इस तरह के सवाल भी कभी नहीं बनते। बहरहाल मैंने आपको सुपरफिशियली बताया है असल कॉन्सेप्ट। तो बस सिंपल सी बात है बेटा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी कि वो कंटेनर जिसमें रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे, ठीक है भाई, उसके अंदर भर देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। यहां पे क्या है, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है भाई, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दें, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया एनोड, एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया कैथोड। बेटा जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस पॉजिटिव है वो नेगेटिव कैथोड की तरफ जाएंगे, और जो क्लोराइड आयंस नेगेटिव है वो कहाँ आएंगे, पॉजिटिव एनोड पे। अब देखो एट कैथोड, कैथोड नेगेटिव है, इस पे कौन पहुंचेंगे, पॉजिटिव आयंस, कॉपर आयंस। मैंने क्या बताया था, जब आयंस इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचते हैं तो न्यूट्रलाइज होते हैं, तो कॉपर आयन जब कैथोड पर पहुंचेंगे दो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल का मतलब है मेटल, कॉपर मेटल बना, कहां पे बना, कैथोड पे। ये कॉपर मेटल बनता जाएगा और कैथोड पे जमा होता जाएगा, ऐसे डिपॉजिट होता जाएगा, इसकी लेयर्स डिपॉजिट हो जाएगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन, बेटा डेफिनेशन यही है, कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव, ये नहीं है डेफिनेशन। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे रिडक्शन होती है, और एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे ऑक्सीडेशन होती है। ये डेफिनेशन है कैथोड एनोड की। तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, क्लोराइड आयन पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्सीडाइज होंगे, क्या फॉर्म करेंगे, क्लोरीन गैस, जो कि एनोड से लिबरेट होगी। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। अब हमारे सिलेबस में इन दो आयंस को कंसीडर नहीं किया गया, कहीं भी नहीं किया गया, बट ओवरऑल जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा जाता है सॉल्यूशंस का तो उसमें पानी के आयंस को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है भाई। और कैथोड पे वो पहुंचता है जिसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जो सीरीज में नीचे होता है। तो वैसे यहाँ पे कॉपर ही जाएगा क्योंकि कॉपर जो है वो सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे, ठीक है। और इसी तरह एनोड पे वो जाता है जिसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्लोराइड ही जाएगा, शायद इस वजह से कंसीडर नहीं करवाया उन्होंने, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका बता दिया। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, समझ में आ गया सबको। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज द फॉर्मल चार्ज on atom in a molecule। बेटा एक मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल होता है, और वो न्यूट्रल इसलिए होता है कि सारे एटम्स के चार्जेस का सम जीरो आ रहा होता है, नेट चार्ज जीरो आ रहा होता है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में हर एटम के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज अपेयर हो रहा होता है, वो उसका फॉर्मल चार्ज होता है, वो रियल जरूरी नहीं है कि रियल चार्ज हो, रियल भी हो सकता है और कभी कभी रियल नहीं भी होता, बट मॉलिक्यूल के अंदर हर एटम पर कुछ ना कुछ चार्ज अपेयर हो रहा होता है, और वो फॉर्मल चार्ज जो हर एटम पर अपेयर हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बेटा। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हर एटम पर जो चार्ज अपेयर हो रहा होता है, चाहे वो उसका रियल चार्ज हो या ना हो, जो चार्ज अपेयर हो रहा है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इसकी कैलकुलेशन होती है, जैसे मैं आपको बोलूं कि CrN K2Cr
2O7 K2CrO4 कर लीजिए, ठीक है। K2CrO4 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है, ऐसे ही सवाल आता है। अब बात यह है कि अगर मुझे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है तो पोटेशियम और ऑक्सीजन का मुझे खुद से असाइन करना पड़ेगा, खुद से लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बेटा एक अनगिवन और बाकी गिवन जब ही हो सकता है ना काम। अगर क्रोमियम का निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो बाकी दोनों का खुद से लगाना पड़ेगा। और खुद से लगाने के लिए 8 रूल्स है। मैं रूल लिखवा नहीं रहा, बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, बुक में देख लेना, लिखे मैं रूल्स तमीज से बिल्कुल, ठीक है बेटा। हेडिंग होती है रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब उसमें जो रूल्स है, पहला रूल ये होता है कि किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फ्री स्टेट में अगर एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, यानी कि फ्री स्टेट का मतलब अकेला एलिमेंट। आपको सिर्फ ऐसा दे दिया सल्फर कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप सीधा सीधा बोलोगे 0। आपको सिर्फ सोडियम दे दिया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आप सीधा सीधा बोलोगे 0। यानी कि बेटा अकेला एलिमेंट जो होता है ना, फ्री एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, 0। ये पहला रूल है, ठीक है भाई। दूसरा रूल क्या है कि भाई मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 होता है। जैसे कि इसका A होगा, अगर इसका B होगा, इसका C होगा, तो ये बराबर किसके होने चाहिए, 0, ठीक है भाई। तो दूसरा रूल ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम जो है वो किसके बराबर होता है, 0, ठीक है। आगे रूल है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव होता है उसको हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया जाता है, और जो कम होता है उसको पॉजिटिव। जैसे कि HCl है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है 2.1, क्लोरीन की ज्यादा है 3। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसे नेगेटिव, और जिसकी कम होती है उसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया जाएगा। ये तीसरा रूल है। तो पहला रूल क्या बताया कि फ्री स्टेट में हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो अगर आपको सिर्फ एलिमेंट दिया जाए, अकेला एलिमेंट, और बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 0, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि भाई एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होता है उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम क्या होता है, 0, ठीक है, जब भी मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तीसरा रूल क्या है, मॉलिक्यूल में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसे नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया जाता है, जिसकी कम है उसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है भाई। चौथा रूल हाइड्रोजन के बारे में, कि हाइड्रोजन का +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा, ठीक है बेटा। चौथा रूल ये है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा तो +1, और जब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा तो -1। तो HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो हाइड्रोजन +1, और NaH में हाइड्रोजन सोडियम से जुड़ा हुआ है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है तो हाइड्रोजन -1। ये चौथा रूल। पांचवा रूल है ऑक्सीजन के बारे में, कि बेटा ऑक्सीजन का खुद से जब भी असाइन करोगे तो -2 करोगे, याद रखना, ठीक है भाई। जैसे मैंने बताया था ना कि Cr का निकालना है तो हमें इन दोनों का खुद से असाइन करना है, तो खुद से ऑक्सीजन का जब भी असाइन करोगे कितना करोगे, -2। ये पांचवा रूल है। छठा रूल है हैलोजेंस के बारे में, कि हैलोजेंस का जब भी असाइन करोगे -1 करोगे खुद से। अब कोई भी हैलोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वैसे क्लोरीन जो है ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है, क्लोरीन की भी चेंज हो सकती है, लेकिन खुद से अगर असाइन कर रहे हो तो हमेशा ऑक्सीजन को -2 असाइन करोगे, रूल नंबर 5 है।
हैलोजेंस की -1 असाइन करोगे, ये रूल नंबर 6 है। ठीक है, मेटल्स के अंदर ग्रुप 1A के मेटल्स जो है सोडियम, पोटेशियम वगैरह, इनके खुद से हमेशा +1 करोगे। 2A के मेटल्स मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, खुद से हमेशा +2 असाइन करोगे। और 3A के बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह को खुद से असाइन करोगे +3। ये 7वां रूल है। और आखिरी रूल ये है, असल में ये वाला जो रूल बताया था ना, ये एक ही रूल को दो जगह तोड़ के लिख दिया। देखो सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है ना, वो ओवरऑल चार्ज के बराबर होता है। असल रूल ये होना चाहिए कि सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके बराबर होता है? ओवरऑल चार्ज के। अब यहां ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो कितना होगा? 0। तो यहां पे 0 के बराबर होगा। अगर आपको बोलते Cr2O7-2 आयन में क्रोमियम का निकालो, तो यहाँ ओवरऑल चार्ज -2 है, तो इज इक्वल टू के बाद क्या आता? -2। तो सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो ओवरऑल चार्ज के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो ओवरऑल चार्ज 0 होगा, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के बराबर। अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन गिवन है तो उसका चार्ज होता है, तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस चार्ज के बराबर। ठीक है भाई, तो ये रूल है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें रूल्स फॉलो करेंगे। K2Cr2O7, नहीं K2Cr O4। अच्छा भाई, सबसे पहले पोटेशियम की बात करते हैं। इसके कितने एटम है? 2 एटम है। सबसे पहले लिखो जितने एटम फॉर्मूले में ब्रैकेट के बाहर, और फिर बना दो ब्रैकेट। प्लस क्रोमियम के कितना एटम है? 1, तो 1 लिखो, ब्रैकेट बना दो। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, तो 4 लिखो, ब्रैकेट बना दो। अब देखो ब्रैकेट्स में क्या आना चाहिए? ब्रैकेट्स में चार्जेस आते हैं। पोटेशियम का और ऑक्सीजन का खुद से असाइन करना है। पोटेशियम ग्रुप 1A का मेटल है, खुद से कितना असाइन करोगे? +1। ऑक्सीजन का खुद से मैंने बताया था हमेशा कितना असाइन करोगे? -2। क्रोमियम का फाइंड करना है तो इसे कह दो x, और इज इक्वल टू के बाद क्या आता है? ओवरऑल चार्ज। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? 0। इक्वेशन बन गई 2 × +1 +2 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। x आ जाएगा 6। ठीक है भाई, -8 +8 हो गया, +2 -2 हो गया, 6 आ गया। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें? 6 है। समझ में आया? ऐसे भाई H2SO4, तो 2 हाइड्रोजन है, ब्रैकेट के बाहर 2, आगे ब्रैकेट, फिर प्लस सल्फर 1 है तो 1, आगे ब्रैकेट, ऑक्सीजन 4 है तो 4, आगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या आएगा? चार्ज। हाइड्रोजन का खुद से असाइन करना है, शुरू में लिखा हुआ है तो +1। सल्फर का कैलकुलेट करना है तो x। ऑक्सीजन का खुद से असाइन करना है -2, तो +2 + x -8 0। यहां भी x आएगा। That's how oxidation numbers are calculated. क्लियर हो गया बेटा? बेटा अक्सा कैसी बात कर रहे हो? शुरू में कोई भी होगा तो +1। ये देख के लगाओगे ना कि कौन है। हाइड्रोजन है तो +1 हो सकता है, ग्रुप 2 का मेटल +1 कैसे हो सकता है? Ca2B6O11, इसमें बोरॉन का निकालना है। तो कैल्शियम ग्रुप 2A का मेटल है तो +2 कैसे होगा? ये देख के लगाओगे ना। ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू लगानी है वो आप इन रूल्स को देख के लगाओगे। हाइड्रोजन, ये पोटेशियम 1A का था इसलिए +1 लगाया, हाइड्रोजन का +1 लगाया। बेटा कैल्शियम है तो +2 लगाओगे ऑब्वियसली, सबका थोड़ी +1 लगेगा। ठीक है भाई, तो क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा मैं। कुछ पूछना हो बेटा तो आप लोग पूछ लीजिएगा मैसेजेस पे। अल्लाह हाफ़िज़।